हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल एग्जाम स्वरूप पर। जैसा कि आपको पता है कि ये सी टेट का आपका सॉल्व पेपर चल रहा है, तो जैसे कि आपका जो 15 क्वेश्चन है सामाजिक विज्ञान का आपका 15 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है और फिर आपका 15 क्वेश्चन आज करवाया जाएगा। ठीक है, तो देखिए ये आपका यहाँ से 15वां क्वेश्चन था, ये 15वां क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो चुका है और आज से 16वां क्वेश्चन है। देखिए ये 16वां क्वेश्चन है, 16वां क्वेश्चन आज से करवाया जा रहा है। तो देखिए क्या है 16वां क्वेश्चन। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। यानी जो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है उसके बारे में आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा एक काल्पनिक रेखा है, ये बिल्कुल सही है। और भी है आपका अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा प्रशांत महासागर से होकर गुजरती है, ये भी आपका राइट है। तो देखिए ऑप्शन नंबर क्या है आपका, ए ऑप्शन है आपका केवल ए सही है, बी ऑप्शन है आपका केवल बी सही है, सी ऑप्शन है आपका ए और बी दोनों सही है और डी ऑप्शन है आपका ए तथा बी दोनों गलत है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि ए और बी दोनों सही है। ठीक है, तो चलिए देखिए व्याख्या यहाँ पे देख लेते हैं। सी यानी राइट आंसर इसका सी होगा। कैसे, तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के बारे में सत्य कथन निम्नलिखित हैं। जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा काल्पनिक रेखा होती है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा प्रशांत महासागर से होकर गुजरती है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के दोनों ओर के समय का अंतर ठीक 12 घंटे का होता है। ठीक है, उसके बाद है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा प्रशांत महासागर के बीचों बीच 180 डिग्री यामोत्तर पर उत्तर से दक्षिण की ओर खींची गई काल्पनिक रेखा होती है। ठीक है, इस प्रकार कथन ए और बी दोनों सही है। ठीक है, अब देखिए 17वां क्वेश्चन है आपका, यानी 17 क्वेश्चन क्या है आपका, यदि 60 डिग्री पश्चिम देशांतर पर 10 पूर्वाह्न है तो ग्रीनविच पर क्या समय होगा। यानी आपको बताना है 60 डिग्री पश्चिम देशांतर पर अगर 10 बजे पूर्वाह्न है तो ग्रीनविच पर क्या समय होगा। तो देखिए इसका है ऑप्शन दिया गया आपका 2 बजे पूर्वाह्न, बी ऑप्शन है आपका 2 बजे अपराह्न, सी ऑप्शन है आपका 6 बजे पूर्वाह्न या डी ऑप्शन है आपका 6 बजे अपराह्न। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा, राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी यानी 2 बजे अपराह्न होगा। कैसे होगा, तो देखिए पृथ्वी लगभग 24 घंटे में 360 डिग्री घूमती है, जिसका अर्थ है कि प्रति घंटा या 15 मिनट तथा एक डिग्री प्रति 4 मिनट में घूमती है। इसी प्रकार दिए गए प्रश्न में ग्रीनविच के 60 डिग्री पश्चिम से स्थित देशांतर पर समय 4 गुणा 60 होगा, यानी 4 से इसका गुणा करेंगे तो हो जाएगा 60 का गुणा करेंगे यानी 240 मिनट पीछे होगा। ठीक है, तो मिनट को घंटा में बदलने के लिए 60 से भाग दिया जाता है, 240 भागे 60, तो इसका क्या आएगा राइट आंसर 4 घंटा। ठीक है, तो 60 डिग्री पश्चिम देशांतर पर 10 बजे पूर्वाह्न होगा दिया है, तो GMT पर 10 प्लस 4 यानी घंटा 2 बजे अपराह्न हो गया, यानी 10 बजे में 4 घंटे को और जोड़ देंगे तो वो 2 बजे हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद है आपका 18वां क्वेश्चन। 18वां क्वेश्चन है आपका, अगर आप 0 डिग्री अक्षांश पर हैं तो आप डैश पर खड़े होंगे। यानी अगर आप 0 डिग्री अक्षांश पर हैं तो आप कहाँ पर खड़े होंगे। ए है आपका विषुवत वृत्त पर, बी ऑप्शन है आपका उत्तरी ध्रुव पर, सी ऑप्शन है आपका मकर रेखा पर, डी ऑप्शन है आपका दक्षिण ध्रुव वृत्त पर। तो क्या है इसका राइट आंसर, राइट आंसर आपका ए हो जाएगा इक्वेटर पर यानी विषुवत वृत्त पर। ठीक है, कैसे देखिए अगर आप 0 डिग्री अक्षांश पर है तो आप विषुवत वृत्त पर खड़े होंगे। यह काल्पनिक वृत्त जो पृथ्वी को उत्तर और दक्षिण गोलार्ध में के 2 बराबर भागों में बांटता है विषुवत वृत्त कहलाता है। यह पृथ्वी पर हाँ स्थित है, जहाँ सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर लंबवत पड़ती है और सर्वस्त्र दिन व रात बराबर होते हैं। 23 सितंबर तथा 21 मार्च को संपूर्ण पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं। ठीक है, जैसे कि आपको यहाँ पे एक जो ग्लोब दिखाया गया उस पर आप देख सकते हैं इसको, ये चित्र में देख सकते हैं आप, यहाँ पे आपका उत्तरी ध्रुव है और नीचे आपका दक्षिण ध्रुव है। ठीक है, 66 से 1/2 डिग्री उत्तर में है और ये दक्षिण ध्रुव कहाँ है, 66 से 1/2 डिग्री दक्षिण में ठीक स्थित है। और ये जो बीचों बीच आपकी लाइन जा रही है ये है विषुवत वृत्त होती है। ठीक है, और यहाँ पे आपका मकर रेखा है और यहाँ पे आपका कर्क रेखा है, जो कि 23 से 1/2 डिग्री उत्तर और 23 से 1/2 डिग्री दक्षिण में स्थित होती है। ठीक है, उसके बाद है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 19वां क्वेश्चन। देखिए 18वां आपका कंप्लीट हो चुका है, ये 19वां क्वेश्चन है आपका। प्राकृतिक पर्यावरण के 4 क्षेत्र हैं, इनमें से 2 वायुमंडल और जयमंडल है, बाकी दोनों कौन से हैं। ठीक है, आपको ऑप्शन दिया गया है जलमंडल और मध्यमंडल, बी ऑप्शन है आपका जलमंडल और स्थलमंडल, सी ऑप्शन है आपका स्थलमंडल और मध्यमंडल और डी ऑप्शन है आपका स्थलमंडल और समतापमंडल। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जलमंडल और स्थलमंडल। ठीक है, कैसे,
तो देखिए, भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधों और जीव जंतु मिलकर प्राकृतिक पर्यावरण बनाते हैं। प्राकृतिक पर्यावरण के 4 क्षेत्र होते हैं: वायुमंडल, जैवमंडल, जलमंडल और स्थलमंडल। इनमें से स्थलमंडल वह क्षेत्र है जो हमें वन, कृषि एवं मानव बस्तियों के लिए भूमि, पशुओं को चराने के लिए घास, स्थल प्रदान करता है। यह खनिज संपदा का भी स्रोत है। जल क्षेत्र को जलमंडल कहते हैं। यह जल के विभिन्न स्रोत जैसे नदी, झील, समुद्र, महासागर आदि और पृथ्वी के चारों तरफ फैली हुई वायु की पतली परत को वायुमंडल कहते हैं। ठीक है, ये आपका 20वां क्वेश्चन है। 20वां क्वेश्चन देख लीजिए कैसे पूछता है सीटेट में और कैसे पूछा गया है। तो 20वां क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन उष्णकटिबंधीय वर्षा वन के बारे में सही है? यानी ए है आपका, इन्हें सदाबहार वन कहा जाता है। बी ऑप्शन है, इन वनों में वृक्ष अलग अलग समय में अपनी पत्तियां गिराते हैं। सी ऑप्शन है, इन वनों में पाए जाने वाले महत्वपूर्ण वृक्ष साल, सागौन और शीशम है। डी है आपका, इन वनों को मानसून वन भी कहते हैं। अब इसमें सही विकल्प का आपको चयन करना है। क्या है सही विकल्प? ए है आपका ए और बी ऑप्शन है आपका बी, ए और सी ऑप्शन है आपका बी और डी ऑप्शन है आपका सी और डी। ठीक है, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी ए और बी इसका राइट आंसर है। कैसे? उष्णकटिबंधीय वर्षा वन एक ऐसा क्षेत्र होता है जो भूमध्य रेखा के दक्षिण या उत्तर में लगभग 28 डिग्री के भीतर होता है। वे एशिया, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अमेरिका, मध्य अमेरिका, मैक्सिको और प्रशांत महासागरीय पर पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन के बारे में सही कथन निम्नलिखित हैं। ये सदाबहार वन कहलाते हैं। ठीक है, इन वनों में वृक्ष प्राय अलग अलग समय में अपनी पत्तियां गिराते हैं। केवल ए और बी सही है। वर्षा उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु समूह में से संबंधित होते हैं। ठीक है, उसके बाद है 21 क्वेश्चन आपका। 21 क्वेश्चन क्या है? तो देखिए 21 क्वेश्चन क्या कह रहा है, अमेजन बेसिन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? यानी जो अमेजन बेसिन है उसमें उसके बारे में क्या सही है? तो पहला है आपका, नील नदी इस प्रदेश से होकर बहती है। बी ऑप्शन है, यहाँ का मौसम दिन व रात दोनों में से ही समान रूप से गर्म और आर्द्र रहता है। और सी है आपका, रात के समय तापमान थोड़ा कम हो जाता है लेकिन आर्द्रता उच्च बनी रहती है। सही विकल्प का चयन करना है अब आपको। ए ऑप्शन है आपका ए और बी ऑप्शन है आपका ए और सी ऑप्शन है आपका बी और डी ऑप्शन है आपका सी और डी। तो इसमें राइट आंसर क्या है? राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, सी और डी। तो चलिए देखें कैसे। अमेजन बेसिन के बारे में निम्न कथन सत्य है। यहाँ का मौसम दिन व रात दोनों समय समान रूप से गर्म एवं आर्द्र होता है। रात के समय तापमान थोड़ा कम हो जाता है लेकिन आर्द्रता उच्च ही बनी रहती है। ठीक है, अमेजन बेसिन के लोग टेपिकोआ, अनानास और शकरकंद उगाते हैं। कॉफ़ी, मक्का और कोको जैसी नकदी फसलें भी उगाई जाती हैं। ठीक है, अमेजन बेसिन दक्षिण अमेरिका का हिस्सा है जो अमेजन नदी और उसकी सहायक नदियों द्वारा संचित किया जाता है। इस प्रकार कथन बी और सी सही है तथा कथन ए गलत है। ठीक है, 22वां क्वेश्चन है आपका, पृथ्वी पर आपतन की मात्रा में भिन्नता का निम्नलिखित में से क्या कारण है? यानी जो पृथ्वी पर आपतन होता है उसकी भिन्नता का क्या क्या कारण हो सकता है? तो देखिए, पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना, बी है आपका सूर्य की किरणों का नतिकोण, सी है आपका दिन की अवधि। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या, सही विकल्प का चयन करना। देखिए इसमें सही विकल्प का चयन करना है। तो सही विकल्प क्या है हमारा? सही विकल्प है देखिए, ए ऑप्शन है आपका केवल ए सही है, बी ऑप्शन है आपका केवल ए और बी सही है, सी ऑप्शन है आपका केवल ए और सी सही है और डी ऑप्शन है आपका ए बी सी तीनों सही है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपका? तो राइट आंसर यहाँ पे देखिए, राइट आंसर आपको यहाँ पे दिया गया है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, यानी तीनों सही है। कैसे? पृथ्वी पर आपतन की मात्रा में भिन्नता के निम्नलिखित कारण है। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना, सूर्य की किरणों का नतिकोण और दिन की अवधि। ठीक है, इस प्रकार दिए गए तीनों कथन सत्य हैं। आपतन सबसे महत्वपूर्ण कारक है जो पृथ्वी पर तापमान के वितरण को प्रभावित करता है। आपतन वह सौर विकिरण है जो सूर्य से पृथ्वी की सतह तक पहुंचता है। ठीक है, 23वां क्वेश्चन है आपका, वायु दाब के बारे में दिए गए कथनों को पढ़िए तथा उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। ए है आपका, वायु हमारे शरीर पर उच्च दाब के साथ बल लगाती है किंतु हम इसका अनुभव नहीं करते हैं। बी है आपका, वायु का दाब हमारे ऊपर सभी दिशाओं से लगता है और हमारा शरीर विपरीत बल लगाता है। ठीक है, ऑप्शन देख लीजिए आप। ऑप्शन है ए ऑप्शन है आपका, ए तथा बी दोनों सही है तथा बी सही व्याख्या करता है ए की। बी ऑप्शन है ए तथा बी दोनों सही है किंतु बी सही व्याख्या नहीं है ए की। सी ऑप्शन है आपका, ए तथा बी दोनों गलत हैं। डी ऑप्शन है आपका, ए सही है किंतु बी गलत है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ए, यानी ए तथा बी दोनों सही है तथा बी सही व्याख्या करता है ए की। ठीक है, कैसे? वायु हमारे शरीर पर उच्च दाब के साथ बल लगाती है किंतु
हम इसका अनुभव नहीं करते हैं तथा वायु का दाब हमारे ऊपर सभी दिशाओं से लगता है और हमारा शरीर विपरीत बल लगाता है। इस प्रकार ए तथा बी दोनों सही हैं तथा बी सही व्याख्या करता है ए की। धरातल पर या सागर तल की इकाई क्षेत्रफल के ऊपर स्थित वायुमंडल की समस्त परतों द्वारा समुद्र तल पर पड़ने वाले भार को ही वायु दाब कहा जाता है। वायु दाब को मापने वाले यंत्र को बैरोमीटर या वायुदाबी कहा जाता है। ठीक है। 24वां क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यानी निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यह पहला है आपका, शैल खनिज अवयवों के निश्चित संगठन वाले एक या एक से अधिक खनिजों का एक समूहन है। बी है आपका, खनिज बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा निर्मित होते हैं। ठीक है। तो देखिए इसका आंसर देख लीजिए। इसका पहला ऑप्शन है आपका ए और बी दोनों सही है। बी ऑप्शन है आपका ए और बी दोनों गलत है। सी ऑप्शन है आपका ए सही है किंतु बी गलत है। और चौथा ऑप्शन है आपका ए गलत है किंतु बी सही है। तो राइट आंसर भी आपका डी हो जाएगा। ठीक है। कैसे? शैल खनिज अवयवों के निश्चित संगठन वाले एक या एक से अधिक खनिजों का समूह है। ये कथन गलत है तथा खनिज बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा निर्मित होता है। यह कथन सत्य है। खनिजों के संदर्भ में सही कथन है कि ये प्राकृतिक रूप से प्राप्त होते हैं। इनका एक निश्चित रासायनिक संगठन होता है। ये विभिन्न प्रकार के भूवैज्ञानिक परिवेश में निर्मित होते हैं। कुछ खनिज संरचना में कठोर होते हैं जैसे कि हीरे। और उसके बाद है खनिज दो प्रकार के होते हैं, धातु और अधातु। ठीक है। 25वां क्वेश्चन है आपका, रिक्त स्थान को सही विकल्प से भरें। प्रेयरी क्या है? तो प्रेयरी क्या है? तो देखिए पहला ऑप्शन है आपका, चीतों का घर है या मवेशी पालने के लिए उपयुक्त जगह। या उसके बाद है सी ऑप्शन है आपका, दिन के समय बहुत गर्म और रात के समय बहुत ठंडा। डी ऑप्शन है आपका, ठंडे रेगिस्तान। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मवेशी पालने के लिए उपयुक्त जगह। ठीक है। प्रेयरी मवेशी पालने के लिए उपयुक्त जगह है। प्रेयरी एक घास का मैदान होता है जो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में पाया जाता है। प्रेयरी उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको में विस्तृत शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदानों को प्रेयरी के नाम से जाना जाता है। यह विशाल घास का मैदान अन्न भंडार है। प्रेयरी क्षेत्र गेहूँ उत्पादन के लिए दुनिया भर में जाना जाता है। ठीक है। उसके बाद है 26वां क्वेश्चन आपका। तो 26वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अम्लवर्णीय जल की आपूर्ति की कमी के मुख्य कारण क्या है? यानी अम्लवर्णीय जल जो है उसकी आपूर्ति की कमी के कारण क्या है? तो देखिए पहला है आपका, बढ़ता नगरीकरण। बी है आपका, बेहतर होता जीवन स्तर। सी है आपका, बांधों के जलाशयों के माध्यम से विद्युत उत्पादन। डी है आपका, भोजन और नकदी फसलों की बढ़ती मांग। तो सही विकल्प का इसमें आपको चयन करना है। ठीक है। तो सही विकल्प का चयन करना है। तो कैसे? देखिए पहला है आपका, पहला ऑप्शन दिया है ए बी और डी। बी ऑप्शन है आपका ए सी और डी। सी ऑप्शन है आपका बी सी और डी। डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बी और डी। ठीक है। उसके बाद आंसर की व्याख्या देख लीजिए। अम्लवर्णीय जल की आपूर्ति की कमी का मुख्य कारण निम्न है: बढ़ता नगरीकरण, बेहतर होता जीवन स्तर, भोजन और नकदी फसलों की बढ़ती मांग, बढ़ती जनसंख्या, बढ़ता औद्योगिकरण। ठीक है। उसके बाद 27वां क्वेश्चन है आपका, सबसे उचित विकल्प का चयन करना है। भूमि उपयोग में परिवर्तन हमारे समाज में सांस्कृतिक परिवर्तनों की बढ़ावा देती है क्योंकि क्या है इसका राइट आंसर? तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर ए है आपका, उस क्षेत्र के लोगों के प्रति व्यक्ति आय को बढ़ावा देता है। बी ऑप्शन है आपका, आधुनिक मूल्य और व्यवहार अभ्यास को विस्तार देता है। सी ऑप्शन है आपका, यह स्थानीय प्राकृतिक संसाधन और उसकी व्यवस्था को प्रभावित करता है। और डी ऑप्शन है आपका, यह संरचनात्मक सुविधाओं को बढ़ावा देता है। तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, यह स्थानीय प्राकृतिक संसाधन और उसकी व्यवस्था को प्रभावित करती है। ठीक है। कैसे? तो देखिए, भूमि उपयोग में परिवर्तन हमारे समाज में सांस्कृतिक परिवर्तन को बढ़ावा देती है क्योंकि यह स्थानीय प्राकृतिक संसाधनों और उसकी व्यवस्था को प्रभावित करती है। भूमि उपयोग परिवर्तन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें प्राकृतिक परिदृश्य को प्रत्यक्ष रूप से बस्तियों, वाणिज्यिक और आर्थिक उपयोग तथा वानिकी गतिविधियों जैसे मानव प्रेरित भूमि उपयोग के लिए परिवर्तित कर दिया जाता है। ठीक है। 28वां क्वेश्चन है आपका देखिए, किसी को एक छवि में बांधने का क्या अर्थ होता है? ठीक है। तो किसी को एक छवि में बांधने का क्या अर्थ होता है? पहला है आपका, फोटो खींचना। दूसरा है आपका, रूढ़िबद्ध धारणा बनाना। तीसरा है आपका, विविधता की सराहना करना। डी ऑप्शन है आपका, अंतर करना। ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा आपका रूढ़िबद्ध धारणा बनाना। ठीक है। कैसे? किसी को एक छवि में बांधने का अर्थ है रूढ़िबद्ध धारणा बनाना। जब हम सभी लोगों को एक ही छवि में बांध देते हैं या उसके बारे में पक्की या निश्चित धारणा बना लेते हैं तो उसे रूढ़िबद्ध धारणा कहते हैं। और जब इन रूढ़िबद्ध धारणाओं के अनुसार लोगों के साथ व्यवहार करने लगते हैं तो इसे भेदभाव कहा जाता है। तो उदाहरण देख लीजिए,
लड़कों में लड़कियों की तुलना में बहुत अधिक शैक्षणिक क्षमताएं होती है, रूढ़िबद्ध धारणाओं का ही उदाहरण है। ठीक है, 29वां क्वेश्चन है आपका, यानी 29 क्वेश्चन है आपका, समानता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों ए और कारण आर को पढ़े। तो कथन दिया है आपका, समानता एक वास्तविकता बने जिसके लिए लोगों के संघर्ष और सरकार द्वारा सकारात्मक कदम उठाए जाने का बहुत आवश्यकता है। आर है आपका, यानी कारण है आपका, समानता वह मूल्य है जिसके लिए हमें निरंतर संघर्ष करते रहना होगा, ये स्वस्थ नहीं होगा। तो इसमें सही विकल्प का चयन करना है आपको। तो ए ऑप्शन है आपका, ए तथा आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। बी ऑप्शन है आपका, ए तथा आर दोनों सही है किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। सी ऑप्शन है आपका, ए सही है किंतु आर गलत है। डी ऑप्शन है आपका, ए गलत है किंतु आर सही है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या है, ए तथा आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। कैसे, समानता एक वास्तविकता बने जिसके लिए लोगों के संघर्ष और सरकार द्वारा सकारात्मक कदम उठाए जाने की बहुत आवश्यकता होती है, और समानता वह मूल्य है जिसके लिए हमें निरंतर संघर्ष करते रहना होगा, यह स्वस्थ नहीं होगा, इसलिए दोनों कथन सत्य है और आर ए की सही व्याख्या करता है। ठीक है, 30वां क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा ये कथन सही है। ठीक है, तो कौन सा कथन सही है ये बताना है आपको। पंच को पंचायत क्षेत्र के वार्ड सदस्य के नाम से भी जाना जाता है। ग्राम सभा के सभी सदस्य मिलकर पंचायत मुखिया को चुनते हैं। सी है आपका, ग्राम सभा एक पंचायत के क्षेत्र में रहने वाले सभी वयस्कों की सभा होती है। सही विकल्प का चयन करना है यहाँ पे। तो ए ऑप्शन है आपका, ए तथा बी सही है। बी ऑप्शन है ए तथा बी दोनों सही है। और सी ऑप्शन है आपका ए और बी, और डी ऑप्शन है आपका ए बी सी, और मतलब ये तीनों सही हैं। तो राइट आंसर भी इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये तीनों सही हैं। कैसे, ग्राम सभा में पंच को पंचायत क्षेत्र के वार्ड सदस्य के नाम से भी जाना जाता है। ग्राम सभा के सभी सदस्य मिलकर पंचायत मुखिया चुनते हैं, और ग्राम सभा एक पंचायत के क्षेत्र में रहने वाले सभी वयस्कों की सभा होती है। दिए गए तीनों कथन सही है। पंचायती राज का शुभारंभ स्वतंत्र भारत में 2 अक्टूबर 1959 को ईस्वी को भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा राजस्थान राज्य के नागौर जिला में हुआ था। 73वां संविधान संशोधन पंचायती राज से संबंधित है। नोट में देख लीजिए, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1973 के दौरान पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था। यहाँ पे आपका 30 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। आगे के 15 क्वेश्चन आपको नेक्स्ट वीडियो में करवाए जाएंगे। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें।